बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। हम लोगों ने जो CSS और PMS के लिए जो की प्रिपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके ऊपर रिव्यूज़ की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उस हवाले से मैं हाउ डेमोक्रेसी डाई जो बुक हमने स्टार्ट की थी उसके तीसरे पार्ट को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इसके अंदर जो इसका हाउ डेमोक्रेसी डाई, जैसे मैंने बताया कि ये डैनियल ज़बिलेट और सेवन लेविट्स्की की बुक थी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनकी 3 डिस्कवरीज थी। पहला ये था, पहली डिस्कवरी थी कि आपने अगर अथॉरिटेरियन लीडर्स को रोकना है तो उनको फर्स्ट लेवल के ऊपर ही रोकना है। दूसरी ये थी कि ऐसे लीडर जो अथॉरिटेरियन लीडर जो पावर में आते हैं नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनकी हेल्प से आते हैं। तीसरी इसका जो है वो ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेबल और फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर वो ये बात करता है कि अगर हम 19th सेंचुरी के अंदर बात करें तो अमेरिका का और अर्जेंटीना का दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेम था, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन अर्जेंटीना के अंदर जो है वो 6 मिलिट्री कूज हुए और उसमें डेमोक्रेसी उस तरह इंट्रेंच नहीं हुई जिस तरह से जितनी स्टेबल वो अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुई और वो फ्लरिश की और आगे चलती रही। तो कहते हैं कि इसकी 2 वजूहात हैं। दो चीज़ें इसके इंग्रेडिएंट्स में या प्री रेक्विजिट्स में शामिल हैं, वो शामिल होंगी, ऐड ऑन होंगी तो फिर आपकी डेमोक्रेसी फंक्शन होगी, इंट्रेंच होगी, स्टैब्लिश होगी और रूट वो अपने रूट बनाने स्टार्ट करेगी। पहली चीज़ तो ये है म्यूचुअल टॉलरेशन। म्यूचुअल टॉलरेशन से मुराद ये है कि आप अपने ओपोनेंट को, आप अपना जो आपका ओपोनेंट है, आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आप उसको ट्रेटर या एनिमी, अपना दुश्मन, इस तरह की चीज़ों, इस हद तक आप उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में या कन्फ्रंटेशन में ना चला जाए, बल्कि आप पब्लिकली और प्राइवेटली इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि वो लोग भी लॉयल और पैट्रियाटिक आपके मुल्क के लोग हैं और जिस तरह आपको राइट है अपने मुल्क के लिए ये पॉलिटिक्स में आने का, इसको सर्व करने का, अपना नैरेटिव देने का, अपनी आइडियोलॉजी बताने का कि किस तरह से आप मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, इसी तरह से ये हक उनके पास भी मौजूद है। पहली ये चीज़। दूसरी चीज़ वो कहता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस। इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस से मुराद ये है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब क्या है, वो ये कहता है कि कानून आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत पावर देता है, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर देता है। लेकिन मसलन वो एग्जांपल देता है कि US प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी, किसी का कितना भी हीनियस क्राइम है, किसी को भी माफ़ कर सकता है। US प्रेसिडेंट कांग्रेस के साथ मिलके पूरी जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट की, उसको पैक कर सकता है। कांग्रेस जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट करने से रोक सकती है। आप कांग्रेस जो है वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको इम्पीच कर सकते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी लग्जरी जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो मौजूद है। तो वो ये कहता है कि अगर इस चीज़ के अंदर जब ये और इसके लिए वो कहता है कि एक मार्क टुशेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल। और वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल जो है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ लॉ शुड प्रिवेल, नॉट द लेटर ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। अगर स्पिरिट ऑफ लॉ प्रिवेल करेगी तो फिर इससे कोई इशू नहीं है। आप खुद के ऊपर एक सेल्फ रिस्ट्रेन डेवलप करेंगे, एक सेल्फ चेक डेवलप करेंगे और अब देखिए, और उसका मकसद क्या होगा कि आपका जो है वो आपकी जो स्पिरिट ऑफ लॉ है वो प्रिवेल करे, ना कि आप लेटर ऑफ लॉ को, क्योंकि वो कहता है कि जो डिस्क्रिशन लॉ के अंदर मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, उसको यूज़ करके बेशुमार दफ़ा पॉलिटिशियंस ने जो डेमोक्रेसी है उसको क्राइसिस में खड़ा किया है। मसलन वो एग्जांपल देता है मुसोलिनी की इटली के अंदर, हिटलर की जर्मनी के अंदर, होगो चावेज की वेनेजुएला के अंदर, आपके जो हैं जुआन पेरोन अर्जेंटीना के अंदर, आपकी अर्दगान जो हैं तुर्की के अंदर, कि इन लोगों ने वो जो लेवरेजेस थी उनको यूज़ करके तो अपने आप को कंसोलिडेट किया एज एन अथॉरिटेरियन लीडर। तो वो ये एग्जांपल देता है कि स्पिरिट ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। अब उसमें एक और चीज़ वो ये बात करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉरबेरेंस है या इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस है या कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल जो है, वो ये कहता है कि ये एक पोलराइज सोसाइटी में, जो पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी होगी उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल कंप्रोमाइज हो जाता है। वो क्यों होता है?
उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा कि अमेरिका के अंदर भी जो ट्रंप एलिवेट करके आया उसमें एक पोलराइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो बार बार ये कहता है कि ट्रंप जो है वो एक सिम्टम है, ये काज नहीं है। बहुत सारी जो ग्राउंड्स थी, बहुत सारी फाउंडेशंस पहले से डेवलप होना शुरू हो गई थी, और उसकी मैनिफेस्टेशन के तौर पर ट्रंप एज एन अथॉरिटेरियन लीडर और जो पोलराइज पॉलिटिक्स करता है वो सामने आया। और उसकी एग्जांपल वो कहते थे कि जब बाराक ओबामा को नॉमिनेशन मिली तो रिपब्लिकन ने उसको कहा कि ये मार्क्सिस्ट है, ये अन अमेरिकन है, ये इसकी ही डजंट लव अमेरिका, और इस तरह से सारी चीज़ें थी। तो कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में शुरू से रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि ये लोग जो थे, ये लोग रिपब्लिकन नेशनल पार्टी लीडर्स थे, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। वहां से इस तरह का स्टांस का आना इट्स अ डेंजरस ट्रेंड। उसके बाद वो ये कहता है कि एग्जाम्पल देता है कि किस तरह हमें मैनिफेस्ट हो रही है कि अमेरिका के अंदर जो सोसाइटी है वो पोलराइज हो रही है। कहते हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो है 1960 से पहले 4-5% इसमें लीडर्स या मेंबर्स थे जो जब उनके बच्चे दूसरे पार्टी के लीडर के बच्चों के साथ अगर वो शादी या इस तरह कुछ करते तो उसको नापसंद करते थे। कहते हैं बाय 2000 ये जो रेशो है ये 50% के ऊपर पहुंच चुकी है। दूसरी बात वो ये करता है कि प्यू सर्वे जो 2017 है उसके मुताबिक 49% रिपब्लिकन्स और 55% डेमोक्रेट्स कहते हैं कि हम फियरफुल हैं अपने दूसरे पार्टी के लीडर से। 49% रिपब्लिकन जो हैं वो फियरफुल हैं डेमोक्रेट से, 55% जो डेमोक्रेट्स हैं वो फियरफुल हैं रिपब्लिकन से। कहते हैं ये कभी भी अमेरिकन तारीख में नहीं हुआ, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड कि जिसमें फियर का एलिमेंट जो है वो हमें एलिवेट होता, स्प्रेड होता और वो अपनी रूट पकड़ता हमें नजर आ रहा है। वो कहता है कि जब पहले पोलराइजेशन होती थी तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स पॉलिसी के ऊपर, आपकी जो मेडिकल पॉलिसी है उसके ऊपर होती थी, हेल्थ केयर के ऊपर होती थी। लेकिन कहता है अब की जो पोलराइजेशन है वो रेस के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इस तरह की चीज़ों पर जो बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। फिर वो ये कहता है कि वो पोलराइजेशन को मजीद आगे लेके जाते हुए, क्योंकि वो कहते हैं पोलराइजेशन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड वाला है या इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस है उसको शदीद झटका मिलता है, बहुत ही नुकसान होता है। इसके अंदर वो ये बात करता है कि ये दोनों पार्टीज भी अब सिमिलर पार्टीज नहीं रही। ये पहले इनकी ये डेमोग्राफिकली ये सिमिलर पार्टीज थी, लेकिन अगर अब की बात करें तो रिपब्लिकन की बात करें तो जो सदर्न वाइट्स हैं वो ओवरवेलमिंगली रिपब्लिकन के अंदर हैं, जो सदर्न ब्लैक हैं वो डेमोक्रेट्स के अंदर हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं वो ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट्स के अंदर हैं, जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन जो हैं वो ओवरवेलमिंगली जो मतलब क्रिश्चियनिटी को के साथ बड़ा एफिलिएटेड है वो ओवरवेलमिंगली रिपब्लिकन के अंदर है। तो कहते हैं ये पार्टीज भी बिल्कुल डिफरेंट पार्टीज हो गई एक दूसरे से। तो कहते हैं ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, इनका एक जैसा ही रहना ये बड़ा ज़रूरी है। और प्रीवियस जिन चीज़ों की बेस के ऊपर वो कंटेस्ट करते थे उन्हीं चीज़ों की बेस पे कंटेस्ट करना ज़रूरी है चीज़ों को, ताकि चीज़ों को बेहतर तरीके से चला सकें। अगर वो ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो ये कहते हैं कि पोलराइजेशन की वजह से इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस को बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा इसको, क्योंकि आप अपने अपोनेंट को दुश्मन के तौर पे, राइवल के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं और आप हर हाल में उससे जीतना चाहते हैं और आप उसकी जीत को एक्सेप्ट नहीं करते अपने दिल से। कहते हैं ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड होता है। और जिन मुल्कों के अंदर अथॉरिटेरियन रजीम सर्च करके ऊपर आई हैं, एलिवेट करके ऊपर आई हैं, वो उसके अंदर ये फैक्टर भी शामिल थे। कहते हैं होना ये चाहिए कि इस टाइम के ऊपर आप बजाय इसके कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो रिपब्लिकन वाले टैक्टिक्स को यूज़ करें, इसी तरह के टिट फॉर टैट वाले टैक्टिक्स यूज़ करें। उनको ये चाहिए कि वो देखें कि उनके इंस्टीट्यूशन की और उनके मुल्क की बका और तरक्की किसके अंदर है, और वो ये कहें और इस चीज़ के लिए करेज चाहिए, और वो कहें कि हम वो काम करेंगे जो हमारे इदारे के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए और हमारे मुल्क के लिए अच्छा, ना कि वो काम करेंगे जिससे सिर्फ हम अपने ईगो की तस्कीन कर सकें और अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकें। तो ये 3 डिस्कवरीज थी उसकी अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेके, और आप इस चीज़ को देख सकते हैं अपने माशरे के अंदर और बाकी जगहों को भी आर्गूमेंट देने के हवाले से कि आपको पता चल गया कि कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपकी डेमोक्रेसी किसी मुल्क के अंदर डिटीरियोरेट होनी स्टार्ट होती है। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं और पर्टिकुलरली आप CSS और PMS
के हवाले की प्रिपरेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके रिव्यूज़ को उनके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक रिव्यूज़ को सुनना चाहते हैं, तो जो भी लोग पहली दफ़ा इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।